हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 6। 5 सेट का जो डिस्कशन है वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग भी अगर इसको नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। और आज हम लोग जो कर रहे हैं 6ठा नंबर करेंगे। तो चलिए, जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज के सेट पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 54 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या है। तो दोस्तों, 54 ग्राम जल बोल रहा है, 54 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो जल का क्या होता है अणुसूत्र, तो ये होता है H2O। H2O का परमाणु, इसका क्या निकाल लेंगे, भार निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। तो टोटल इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो पूछ रहा है 54 ग्राम जल में उपस्थित अणु की संख्या। तो 1 ग्राम में कितना होता है दोस्तों, 1 ग्राम में होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमको क्या पूछ रहा है, 54 ग्राम में, तो इसको ये हो जाएगा 54 बट्टे में 18 और गुने 6.022 इंटू 10⁻23। अगर फिर इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.066 इंटू 10⁻23। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की पिंड संख्या 24 एवं न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। पिंड संख्या का मतलब है यहाँ दोस्तों द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। पिंड संख्या मतलब द्रव्यमान संख्या 24 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 दिया हुआ है, तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान जो होगा किसी भी तत्व का, वो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। नाभिक में क्या पाया जाता है, किसी भी तत्व के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसका जो द्रव्यमान संख्या होगा, जो नाभिक में प्रेजेंट होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसकी संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्रोटॉन की संख्या हमको नहीं दिया हुआ है, पिंड का संख्या या द्रव्यमान संख्या क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 12। तो हमको इस यहाँ से प्रोटॉन का संख्या क्या आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 12। अब एक चीज़ और आप लोग को पता होगा, प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा क्या आ गया 12। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, वे सूक्ष्म जीव जो सरे गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं। तो वो सूक्ष्म जीव कौन है जो सरे गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अपघटक। इस बार दोस्तों बीपीएसएससी ने दरोगा पीटी के एग्जाम में एक और क्वेश्चन इस पे पूछा था कि पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में कौन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है, अपघटक पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग उत्पादक मार के आए थे और उसका गलत हो गया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अपघटक जो है पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने प्रयोग के दौरान कांच के आयताकार घनाभ से गुजरने वाली किरण का निर्धारित किया, जिसमें 3 कोण θ1, θ2, θ3 का मान ज्ञात किया। निम्नलिखित में से कौन माप सही है। तो देखिए, इसका इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो है यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, ये आपतित किरण है, तो देखिए ये हवा है और हवा से जा रहा है दोस्तों, ये सघन माध्यम में। हवा जो होता है विरल माध्यम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ये इसका लंब है, लंब की ओर झुक जाता है। तो लंब की ओर झुक जाएगा तो ये कोण क्या हो जाएगा, θ2। इधर ये वाला छोटा हो जाएगा तो ऑलरेडी ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो θ1 क्या हो जाएगा, θ1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा θ2 से। और वहीं बात करें फिर, अगर यहाँ पे क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है θ3, तो यहाँ पे क्या लंब से दूर भागेगा, तो मतलब ये इधर वाला बड़ा हो जाएगा और इधर छोटा हो जाएगा। तो θ3 जो हो जाएगा θ1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साबुन अणु को दर्शाता है। तो दोस्तों, इसमें जो साबुन अणु को जो दर्शाता है वो दर्शाता है COONA।
ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ है, तो विषाणुओं का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है दोस्तों, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। दोस्तों विषाणु जो होता है दो प्रकार के होते हैं, इसमें दो प्रकार के वो होते हैं, एक होते हैं प्रोटीन और दूसरा होता है, विषाणु दो प्रकार के, एक तो प्रोटीन का बना होता है, दूसरा जो होता है न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। क्या बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का। और न्यूक्लिक अम्ल में दोस्तों ये न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए का बना होता है या आरएनए का बना होता है, ठीक है। और वायरस में एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वायरस में दोस्तों एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि वायरस में एंजाइम जो है नहीं पाया जाता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। और वायरस से कौन कौन रोग होते हैं इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 न्यूटन का एक बल सरल रेखा में गतिमान 5 किलोग्राम के पिंड पर लगकर उसकी गति 8 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य का दोस्तों सूत्र जो होता है Fs cos थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन फिट नहीं कर रहा है, ठीक है, आप निकालने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। इस एक वर्क निकालने का एक और फार्मूला आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी इसका होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ठीक है। तो डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला लगा दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ V2 माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे V2 देखिए क्या है, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा क्या, 90 जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या है, तो जंतु शरीर में जो रुधिर का बैंक बोला जाता है, ब्लड बैंक बोला जाता है, वो किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है दोस्तों तिल्ली को। किसको बोला जाता है, तिल्ली को। इसी को दोस्तों स्प्लीन भी बोलते हैं और प्लीहा भी बोला जाता है, ठीक है। स्प्लीन रहे, प्लीहा रहे, तिल्ली रहे, सब एक ही चीज़ है, और ये क्या है, जंतु शरीर में रुधिर बैंक का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र गंधका अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है, तो इसमें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होगा दोस्तों वो होगा कौन, इथीन। कौन उत्पन्न होगा, इथीन। इथाइल अल्कोहल को H2SO4 के साथ जब गर्म करेंगे इतने 443 केल्विन पे, तो इथीन क्या होगा, उत्पन्न होगा। इथीन का दोस्तों सूत्र होता है C2H4, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लंबाई L एवं अनुप्रस्थ काट A के तांबे के एक तार में IV मतलब करंट और वोल्टेज की गुणवत्ता को आरेख में दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है तो वक्र ढाल क्या होगा, तो इसका जो वक्र ढाल निकालने के लिए दोस्तों यहाँ से tan थीटा निकाल देंगे। अगर ये थीटा है तो इसको tan थीटा निकाल देंगे, तो tan थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, tan थीटा आ जाएगा I/V। क्या होता है, P अपॉन, ये ट्रायंगल हो गया, ये I है और ये हमारा वोल्टेज V है नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा I/V। और दोस्तों ये क्या होता है, I ये हो गया, और V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो ये I से I कट गया तो क्या हो गया, 1/R हो गया। तो जो ढाल है वर्क ढाल हो गया किसके, R मतलब रेसिस्टेंस के विथ अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा नंबर, कम होगी अगर तार की लंबाई बढ़ा दी जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग देख लिए, इसको हम मैरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वो तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो दोस्तों प्रथम बार लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा
आपातकाल में कितना समय के लिए बढ़ाया जाएगा, तो केवल 1 साल के लिए। प्रथम बार एक बार में केवल 3 महीने नहीं होगा, 1 साल होगा, ठीक है, 1 साल के लिए। 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं है। तो दोस्तों देखिए, पहला क्या दिया हुआ है, तो पहला है मृत्यु की सजा की माफी। तो दोस्तों मृत्यु की सजा या मृत्यु दंड को जो माफ करने का शक्ति है दोस्तों, केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। और पूछे किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल 72 से। इस आर्टिकल को भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजनयिक शक्ति। दोस्तों ये जो है दोनों को प्राप्त होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक का निषेधाधिकार का प्रयोग, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को प्रावधान होता है। वहीं बात करें आपातकाल की घोषणा, तो दोस्तों आपातकाल का जो घोषणा कर सकता है केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहला नंबर 1 और 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन है जो मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है। तो ये कहा गया है दोस्तों किसके द्वारा, मेयूर के द्वारा। इसका पूरा नाम है रेमजे मेयूर, ठीक है, रेमजे मेयूर, ठीक है। तो कहीं पे ये दिया रहे तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, उस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर। इसे स्वतंत्रता के पूर्व प्रेसिडेंट कहा जाता था। स्वतंत्रता के पूर्व 1947 से पहले लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था दोस्तों प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट कब बोला जाता था, स्वतंत्रता से पूर्व बोला जाता है। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में ये जीबी मावलंकर बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को धारण किया गया है। तो दोस्तों राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका धारण किया गया है आयरलैंड के गणतंत्र से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के गणतंत्र से या आयरलैंड के सिद्धांत से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है। तो भारतीय संविधान के आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है किसको, तो ये किया गया है प्रस्तावना को। साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से आर्टिकल को या कौन से अनुच्छेद को अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद जब पूछे तो हो जाएगा आर्टिकल 32। तो इसको भी याद रखेंगे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। भारत के संविधान का आत्मा पूछे तो प्रस्तावना हो जाएगा, और कौन सा आर्टिकल है तो आर्टिकल में हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 32 जो है इसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और साथ ही एक और इसको ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान का कुंजी कहा था। तो भारतीय संविधान का कुंजी जो बोला गया था प्रस्तावना के लिए वो किसके द्वारा बोला गया था, तो ए मुंशी के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा, ए मुंशी के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था। तो भारतीय संविधान के ऊपर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था दोस्तों वो भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 में आया था उसका पड़ा था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जब आया था तो उसमें कितने आर्टिकल थे। तो उसमें दोस्तों उसमें 321 आर्टिकल था। कितना आर्टिकल था, 321 आर्टिकल था। साथ ही 10 अनुसूची या शेड्यूल था, ठीक है, 10 शेड्यूल था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया दोस्तों, संसदीय पद्धति की सरकार। दोस्तों ये ब्रिटेन से लिया गया है, सही है। अगला है विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये तीनों दोस्तों कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है।
तो दोस्तों ये लागू होता था, अब इसे हटा दिया गया है। और कहाँ लागू होता था? जम्मू कश्मीर में। इसको ख़त्म कर दिया गया कब? तो 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक जम्मू कश्मीर से धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटा के और यहाँ इसको क्या बना दिया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, सारे यूनियन टेरिटरी के रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। यूनियन टेरिटरी से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रम अनुसार 10% और x% की छूट देता है, तो 1224 में खरीद के तदनुसार x का मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 15। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे। पहले इसका 10% निकालेंगे और इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 1440, और फिर 1440 में से इसका x% बट्टे 100 करके 1224 के बराबर कर देंगे तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 124 है वो संबंधित है किस चीज़ से? तो ये संबंधित है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधा से संबंधित उपबंधों से। तो अनुच्छेद 125 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उसके वेतन भत्ते और उनको जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उसके बारे में अनुच्छेद 125 में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिल से संबंधित है? पूंजी बिल पूछे या धन विधेयक पूछे दोस्तों एक ही चीज़ है। ठीक है, धन विधेयक पूछे या पूंजी बिल। तो दोस्तों ये किस आर्टिकल में है? तो ये है दोस्तों आर्टिकल 110 में। ठीक है, धन विधेयक। और धन विधेयक को दोस्तों इसको ध्यान में रखिए, बार बार पूछा जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये जो शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन, जो कि कब आया था दोस्तों? 2003 ईस्वी में आया था। तो 2003 ईस्वी में 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को ऐड किया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, इसमें और इस समय भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में भाषा को रखा गया है, और 8वें अनुसूची में टोटल कितने भाषा हैं दोस्तों? तो 22 भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ का है। तो मैथ का सॉल्यूशन आपको डाल दिया जाएगा PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि यहाँ मैथ का वीडियो अगर डिस्कस करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5.26। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है दोस्तों ये स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है गुजरात में। और पूछे कहाँ किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये लोथल जो है भोगवा नदी पे है। लोथल से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लोथल जो था उस समय बंदरगाह शहर था। ठीक है, बंदरगाह था सिंधु घाटी सप्ताह का, तो बंदरगाह या डॉक यार्ड दोनों लिखा रहता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, उसको ध्यान रखेंगे। और इसका जो खोज किया गया था, किसके द्वारा? तो इसका खोज किया गया था दोस्तों रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथ राव के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसकी खुदाई कब की गई थी? 1954 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन लोथल से पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि जो थे दोस्तों वो भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान थे। इसकी रचना है दोस्तों व्याकरण पे 8 अध्याय। ये पूछा जाता है 8 अध्याय किसकी रचना है? तो 8 अध्याय जो है दोस्तों ये पाणिनि का रचना है। इसमें 8 अध्याय है। 8 अध्याय है, इसको याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। 8 अध्याय है और साथ ही 800 सूत्र हैं। तो कितने सूत्र है दोस्तों? 800 सूत्र है। ठीक है, और वामन द्वारा एक और क्वेश्चन इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अब आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। आप
हो सके तो लिख लेंगे। वामन द्वारा कशिका नामक टीका लिखा गया था अष्टाध्यायी पे। तो वामन के द्वारा कशिका नामक टीका लिखा गया था। तो पूछता है कि कशिका नामक टीका अष्टाध्यायी पे किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों वामन के द्वारा लिखा गया था कशिका नामक टीका। किस पे? अष्टाध्यायी पे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का। इसका आंसर लगा देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 29, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको तीसरा नंबर 12 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे दोस्तों वो गुप्त वंश से संबंधित थे। किस वंश से थे दोस्तों? गुप्त वंश से। ठीक है, और इसी के समय में एक चीनी यात्री फाहियान आया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसको देवराज, देवगुप्त अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक उपाधि है परम भागवत। परम भागवत का जो उपाधि दिया गया था चंद्रगुप्त को दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला गया है इसको, तो परम भागवत का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसके काल में कौन आया था, और ये भी। ठीक है, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है दोस्तों, दिल्ली के महरौली का जो लौह स्तंभ है में किसके चंद शासक विजय, किसके विजय का उल्लेख है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही उल्लेख है। ठीक है, तो पूछेगा दिल्ली का जो महरौली का लौह स्तंभ है किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? तो मराठी योद्धा जो शिवाजी थे, शिवाजी के पिताजी थे दोस्तों शाहजी। शाहजी जो थे वो शाहजी भोसले। ठीक है, इसका नाम था पूरा शाहजी भोसले। शिवाजी के पिताजी थे ये, और ये पूर्व में क्या थे? तो ये सामंत थे अहमदनगर की सेना में। ठीक है, पूर्व में ये अहमदनगर की सेना में सामंत हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है सल्तनकालीन सुल्तानों में इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो इक्तादारी प्रथा जो चलाया गया था दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था मोहम्मद बिन नहीं, इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इसमें क्या किया जाता था दोस्तों? सैनिकों को वेतन के बदले एकता दिया जाता था। तो सैनिक को क्या दिया जाता था? इक्ता दिया जाता था, वेतन नहीं दिया जाता था, और इसके बदले इक्ता दिया जाता था। ठीक है, सैनिक को इक्ता दिया जाता था। साथ ही एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा इससे पूछा जाता है दोस्तों, तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था, प्रथम द्वितीय तो आप सभी को याद रहता है, लेकिन तराइन का युद्ध में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था इल्तुतमिश और एल्दोजा के बीच। एल्दोजा के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश विजय होता है। ठीक है, और ये युद्ध जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो ये भी पूछा जाता है। तो ये हुआ था 1215 ईस्वी में। तो तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1215 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ से है। इसमें आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ऊपर नीचे √2 - 1 से गुना कर लेंगे तो कट के जो आएगा फिर एक टर्म, मतलब एक पैटर्न बनेगा। ठीक है, आप लास्ट में आपको इस तरह से कट के जो आएगा √100 - 1 आएगा, तो इसको जो निकालेंगे तो आप आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन क्रांतिकारी बाद में एक योगी या दार्शनिक बन गया? तो वो क्रांतिकारी कौन था जो योगी और दार्शनिक बन गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है दोस्तों गरम दल से संबंधित था, जो पौंडीचेरी में अपना आश्रम स्थापित करता है और योगी और दार्शनिक बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का जो गवर्नर बना था वो कौन बना था? तो वो बना था मिर्जा अजीज कोकलतास। कौन बना था? मिर्जा अजीज कोकलतास बना था। 1580 ईस्वी में दोस्तों अकबर के द्वारा अपने प्रांत को 12 सूबा में विभाजित किया था। तो उसी में एक सूबा था दोस्तों बिहार। ठीक है, उसका गवर्नर बनाया गया था किसको? 12 सूबा अकबर के द्वारा, और इसमें एक सूबा था बिहार, और इसमें इसका जो गवर्नर बना था मिर्जा अजीज कोकलतास।
ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चौरा चौरी घटना के बाद। ठीक है, चौरा चौरी घटना कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुआ था, और इसके बाद ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राशि, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर लगा देते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो 72,000 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान दोस्तों भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और 1858 ईस्वी में अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का वायसराय बनाया गया था। तो पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था दोस्तों वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो वंदे मातरम जो है दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय गीत है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है, और इस बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा निर्मित है। ये 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था आनंद मठ में। ठीक है, आनंद मठ में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो दोस्तों मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था वो था फर्रुखसियार, फर्रुखसियार। साथ ही एक और मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, वो था शाह आलम द्वितीय। तो इसको भी याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय और फर्रुखसियार दोनों का राज्याभिषेक दोस्तों कहाँ हुआ था? पटना में। फर्रुखसियार को घृणित कायर भी बोला जाता है, और सैयद बंधु के सहयोग से ये गद्दी पे बैठता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार कहाँ विस्तृत है? तो दोस्तों बिहार जो विस्तृत है वो कहाँ है? तो कर्क रेखा के उत्तर में है। आप लोग जानते हैं कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो बिहार जो पड़ता है इसके उत्तर में पड़ता है। ठीक है, इधर यूपी झारखंड से होकर गुजरती है। तो इसको आप लोग याद किए होंगे, इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो इस 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसके उत्तर में है क्या? कर्क रेखा के उत्तर में बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी के जो भूपृष्ठीय स्तर है जिस पे हम लोग निवास करते हैं इसको जाना जाता है सियाल के नाम से। इसका जो नाम पड़ा, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम दोनों की मात्रा पाई जाती है, इसलिए सियाल बोला गया इसको। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जब धूल भरी आंधियाँ चलती है तो हमारे तापमान क्या हो जाता है? तो दोस्तों तापमान घट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों अक्षांश। ठीक है, तो अक्षांश ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सी रेखा है जो समांतर है विषुवत रेखा के? तो हो जाएगा अक्षांश रेखा। और टोटल अक्षांश रेखा की संख्या ये भी पूछा जाता है, ये है 181। ठीक है, इक्वेटर को इंक्लूड करके। ठीक है, विषुवत रेखा के समांतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? दोस्तों श्वेत महाद्वीप जो कहलाता है वो अंटार्कटिका को कहा जाता है। ठीक है, अंटार्कटिका को कहा जाता है श्वेत महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ता है और वर्ष भर ये सफ़ेद बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण इसको श्वेत महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, यहाँ गर्मी के दिनों में भी टेम्परेचर दोस्तों -28 डिग्री रहता है। ठीक है, लगभग, तो जिसके कारण ये बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की जलवायु काफ़ी ठंडी है। अगला क्वेश्चन है, कैंटबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पे है? तो कैंटबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों न्यूजीलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज देश या उगते हुए सूरज का देश जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपको जापान को। ठीक है, जापान है दोस्तों 1952 में आज़ाद हुआ था, और उसके बाद ये काफ़ी प्रगति किया, जिसके कारण भी इसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और सबसे पहले सूरज भी दोस्तों जापान में ही दिखाई देता है। ठीक है, वहीं डूबते हुए इससे जो भी क्वेश्चन है इसको भी देख ले दोस्तों। डूबते हुए सूरज का देश किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है दोस्तों ब्रिटेन को। ब्रिटेन को क्या बोला जाता है? डूबते हुए सूरज का देश। और साथ ही एक और क्वेश्चन इससे पूछता है,
मध्यरात्रि का देश किसको बोला जाता है? तो मध्यरात्रि का जो देश बोला जाता है वो बोला जाता है नॉर्वे को। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखेंगे। उगते हुए सूरज का देश जापान, डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन और मध्यरात्रि का देश तो नॉर्वे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है बोल रहा है दोस्तों, तो बिहार से होकर जो नहीं गुजरने वाली नदी है वो हो जाएगा यमुना। यमुना नदी जो कि यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद प्रयागराज में आके दोस्तों ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फजलिका अबोहर किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों फजलिका अबोहर जो है वो किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? वो कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बुक में इसका आंसर कुटीर और हस्तलिखित दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। इसका जो आंसर होगा कपास होगा। ठीक है, तो पीडीएफ में इसका आंसर ये रहेगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका जो आंसर है कपास होगा। तो ठीक है, और ये जो क्षेत्र है फजिल्का और अबोहर, ये दोस्तों पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, गारो और खासी जयंतियाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो गारो और खासी जयंतियाँ जो पाए जाते हैं, तो गारो और खासी जयंतियाँ जनजातियाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। इसको खासी जो जनजाति है दोस्तों, इसको उत्तर में मोई जनजाति बोला जाता है। उत्तर में मोई जनजाति बोला जाता है और दक्षिण में दोस्तों इसको बोला जाता है वार। तो दक्षिण में इसको वार नाम से जाना जाता है और उत्तर में मोई जनजाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गारो जो है दोस्तों तिब्बती मूल की जनजाति है और इसमें माँ के नाम की वंश परंपरा चली है। वंश का नाम जो होता है माँ के नाम पे होते हैं, गारे और खासी दोनों जनजाति में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रायसीना हिल कहाँ पे है? तो रायसीना हिल दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रायसीना हिल जो है दोस्तों ये नई दिल्ली में है और राष्ट्रपति भवन जो है दोस्तों रायसीना हिल पे ही बना हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति भवन किस हिल पे बना हुआ है? तो रायसीना हिल पे बना हुआ है और ये अरावली पहाड़ी पर्वत श्रेणी का अंग है। तो दोस्तों ये जो रायसीना हिल जो है अरावली पर्वत श्रेणी का अंग है और अरावली पर्वत श्रेणी स्टार्ट ही यहीं से होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये रायसीना हिल से प्रारंभ होती है। तो सारा क्वेश्चन इसमें याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरा काटने का उद्योग कहाँ पे है? उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? तो भारत में हीरा काटने का जो मुख्य केंद्र है दोस्तों वो गुजरात के सूरत में है। ठीक है, और यहाँ पे कटाई और पॉलिश का काम होता है। वहीं पे अगर पूछे हीरा का खान कहाँ पे है तो वो है दोस्तों पन्ना में। तो खान है पन्ना में, लेकिन इसका पन्ना जो दोस्तों है मध्य प्रदेश में है और हीरा और इसके जो मुख्य केंद्र है काटने का हीरा का वो सूरत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न शहरों में से किसे गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है? इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है दोस्तों जयपुर को। और गुलाबी शहर इसका जो निर्माण कराया गया था ये किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? ये कराया गया था जयसिंह द्वितीय के द्वारा। सवाई राजा जयसिंह या जयसिंह द्वितीय दोनों लिखा रहेगा आपको, तो जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? तो पटना का जो स्थानीय समय है दोस्तों भारत का जो मानक समय है उससे आगे है। और कितना आगे है? तो 15 मिनट आगे है। ठीक है, 15 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? तो बिहार में दलदली मिट्टी का जो विस्तार है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो है दोस्तों पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक। पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक तराई क्षेत्र में एक्चुअली दलदली मिट्टी पाई जाती है। इसका जो रंग होता है दोस्तों, दलदली मिट्टी का जो रंग होता है हल्का पीला और भूरा होता है। ठीक है, हल्का पीला और भूरा होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज का लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है उसके भुजाओं की लंबाई। तो यहाँ भुजा की लंबाई x मान लेंगे, ये 2x हो जाएगा और इस एक फार्मूले पे बैठाएंगे 1/2 इसका क्षेत्र दोनों भुजाओं का समांतर भुजा का योग। तो समांतर भुजा का योग और गुने ऊंचाई। ठीक है, तो इस पे जब बैठाएंगे तो आपको लंबाई निकल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है मैथ का क्वेश्चन। इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है,
त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पे, तो AB स्क्वायर और CD स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर होगा? तो ये जो होगा दोस्तों BD स्क्वायर और AC स्क्वायर के, ठीक है। इस तरीके का त्रिभुज बनेगा इसमें ये लंब है, ये ABC है, तो इसमें बोल रहा है इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम PDF के रूप में आपको डाल देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने के लिए प्रथम प्रयास द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों भारत परिषद एक्ट 1861 के द्वारा। भारतीय परिषद एक्ट में जो आया था, भारत परिषद एक्ट 1861 ईस्वी में आया था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि एक प्रतिनिधि, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैथ से है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनुपात में दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग इसको बैलेंस कर देंगे। B यहाँ 3 दिया, B और 4, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से, तो इसमें भी 4 और 3 से हो जाएगा। और इससे जो आएगा ABC का मान, उसको अगर हम पुट करेंगे रेशनलाइजेशन करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 20:27, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 का हो जाएगा 40%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार जो बनाया गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसमें आर्टिकल 21 के A में दोस्तों इसको ऐड किया गया था, जिसमें यह था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है दोस्तों 21। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये जो दिया था दोस्तों किसको? तो अश्वघोष को दिया था। किसको दिया था? अश्वघोष को आश्रय दिया था। बिहार के राजा को हरा के इन्होंने अश्वघोष को अपने साथ ले जाता है। तो ये जो कनिष्क जो था कौन था? तो ये कुषाण वंश का था। इसके समय ही बौद्ध का चतुर्थ संगति हुआ था। बार बार सेट में आ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा AX के बराबर। सॉल्यूशन आप लोग देख लेंगे टेलीग्राम चैनल से। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री या सहायक संधि भी बोला जाता है इसको, सहायक संधि की नीति निरूपण किया था? दोस्तों सहायक संधि का निरूपण या सबसे ज़्यादा यूज जो किया था वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, लेकिन सहायक संधि का जो जनक बोला जाता है वो बना जाता है डुप्ले को बोला जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो राज था दोस्तों वो था हैदराबाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। प्रथम था जो कि सहायक संधि स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1/20, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जातीय पुरस्कार दिया गया था। तो जातीय या कम्युनल पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था, या जातीय पंचाट भी बोला जाता है इसको, ये मैकडोनाल्ड द्वारा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। और ये कब दिया गया था? तो 16 अगस्त 1932 को। तो पूछा जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड का जो कम्युनल पंचाट है वो कब आया था? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा AB। तो इस तरीके से जब बैठाएंगे इस पे पूरब की ओर मुंह करके, तो BEGFDCA आ जाएगा। तो इस तरीके से आएगा, आप इसको कर लेंगे, इसका PDF डाल दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये परपोती नहीं होके परनाती होगा, ठीक है। इसका जो जब बनाएंगे वो तो देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा परनाती हो जाएगा, तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो होता है दोस्तों वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन A के कारण होता है, जिसके कारण रतौंधी में क्या होता है, लोगों को रात में दिखाई देना बंद कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये +2 +3
+4 +5 करके यहाँ से दिया गया है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन है जो नियम का पालन नहीं करता है। तो देखिए सब जो है एक एक पैटर्न पे होगा, +2 +3 +4 करके। लेकिन यहाँ पे इसमें जब देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो जाएगा, +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो +5 हो जा रहा है और यहाँ से +4 होगा। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों इसमें से ऑड है, जिसको हटा लेंगे। तो ABCD वाला क्वेश्चन को आराम से आप लोग देख के कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कोशिका के डैश में DNA प्रमुख रूप से जमा होता है। तो कोशिका के केंद्रक में दोस्तों DNA प्रमुख रूप से जमा होता है। और DNA जो पाया जाता है दोस्तों केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवण में पाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा XURO। यहाँ से इसके यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका जो अपोजिट वर्ड है दोस्तों, तो इसका अपोजिट जो होगा X हो जाएगा। तो यही E का अपोजिट क्या होगा, तो U हो, E का अपोजिट V होगा। तो इसी तरह F का जो अपोजिट हो जाएगा U हो जाएगा। तो इसी तरह अपोजिट वर्ड है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाते हैं। तो भोजन पहुंचाने का काम जो करता है दोस्तों पौधे में, वो कौन करता है, तो वो करता है दोस्तों फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पहुंचाता है। ठीक है, साथ ही जो प्रेनकाइमा जो है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। प्रेनकाइमा जो है दोस्तों पौधे में सबसे कमज़ोर भाग होता है। तो पूछता है पौधे का जो सबसे कमज़ोर भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरेनकाइमा। और इस पौधे का जो सबसे मजबूत भाग होता है उसको बोलते हैं एस्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे आपको। ये हो जाएगा मजबूत भाग पौधे का और ये हो जाएगा कमज़ोर भाग। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है। तो मार्सुपियल्स जो है दोस्तों ये एक्चुअली कंगारू को बोला जाता है। अब आप लोग इसका आंसर आराम से बता देंगे। मार्सुपियल्स जो बोला जाता है कंगारू को बोला जाता है। तो ये कंगारू क्या करते हैं, वे अपने बच्चे को थैलों में ले जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर है स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन डैश था। तो पहला जीव क्लोन जो था दोस्तों वो था भेड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में अनुक्रम, ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें भी इसी तरीके से यहाँ से देखिए घटा के देख लेंगे कितना कितना ऐड हो रहा है। तो यहाँ +3 +4 +5 ऐड हो रहा है, तो +6 ऐड करेंगे, M में 6 मतलब लेटर आगे चलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा S। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना बोला जाता है। तो शरीर का रासायनिक कारखाना जो बोला जाता है वो बोला जाता है गुर्दे को, इसी को किडनी भी बोला जाता है या लीवर भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन दोनों डैश के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ये दोनों दोस्तों किसके निर्माण के लिए आवश्यक है, तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है दोस्तों वो आयरन के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ पे हुआ। तो विश्व इतिहास में सबसे बड़ा जो तेल बिखराव हुआ था वो हुआ था दोस्तों कहाँ पे, तो फारस की खाड़ी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। इसमें जो भी टॉपिक है रीजनिंग और मैथ का उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों B हो जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन से दशक को औपनिवेशिकवाद समाप्त करने या डिकोलोनाइजेशन का युग कहा जाता है। तो डिकोलोनाइजेशन का जो युग कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है 1950 ईस्वी के काल में। बहुत सारे देश इसी समय स्वतंत्र भी हुए थे। अगला क्वेश्चन है उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में है। तो पृथ्वी की बाहरी परत में जो सबसे अधिक मात्रा में है दोस्तों वो कौन सी तत्व है, तो वो है दोस्तों ऑक्सीजन। और कितना % है दोस्तों, तो 46.6% है। और दूसरे नंबर पे है दोस्तों कौन, तो दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है। तो सबसे बड़ा तारामंडल जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है हाइड्रा। हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। इसमें टोटल दोस्तों कितना नक्षत्र पाया जाता है, टोटल 88 नक्षत्र पाया जाता है, जिसमें से सबसे बड़ा जो है वो हाइड्रा है। अगला है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है। तो सूर्य का जो व्यास है दोस्तों पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है, तो 109 गुना।
अगला क्वेश्चन है कबड्डी डैश राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है। तो कबड्डी जो है दोस्तों राजस्थान का आधिकारिक खेल नहीं है। साथ ही तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब का ये क्या है, आधिकारिक खेल है। राजस्थान का जो दोस्तों आधिकारिक खेल है वो क्या है, तो ये है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, इसको दोस्तों NIS के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्थापना जो हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये है पटियाला, पंजाब में। पटियाला जो है कहाँ पे है, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो 8 प्राप्त होता है, तो x कितने मान के बराबर हो। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, पूछा जाता है कि 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाउंटेन ऑफ वेल्स कहाँ स्थित है। तो फाउंटेन ऑफ वेल्स जो है दोस्तों ये स्थित है कहाँ पे, तो ये है सिंगापुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है, सिंगापुर में है। ये जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फाउंटेन है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा फाउंटेन है। और ये एक मॉल है सुनटेक सिटी मॉल, उसमें लगाया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 5/4। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है। ये जाना जाता है दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है। क्यों जाना जाता है, तो क्रीमियाई युद्ध के दौरान सेना की सेवा के कारण फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। ये एक नर्स थी जो उस समय युद्ध में जो भी सैन्य घायल होता था उसको लैंप ले लेके कैंप में जाके उसका इलाज की थी, उसका देखभाल की थी, जिसके कारण उसको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जब आउटपुट 0 के बराबर होता है तो परिवर्तनीय लागत कितना होता है। तो जब दोस्तों आउटपुट 0 होगा तो परिवर्तनीय लागत भी 0 होगा। आउटपुट बढ़ेगा तो परिवर्तनीय लागत या इसी को चर लागत बोलते हैं वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में 3 स्थिति ट्रैफिक सिग्नल को किसने पेटेंट किया था। तो 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को जो पेटेंट किया गया था 1923 ईस्वी में, ये किसको कौन किया था, तो गैरेट मॉर्गन ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंकों द्वारा सबसे बड़े सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज दर को डैश कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है दोस्तों न्यूनतम उधार दर, क्या बोला जाता है, न्यूनतम उधार दर। तो इस तरीके से आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन हमने अच्छे से डिस्कस किया इसका। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।